Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of June 2023. 26 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। कल किसी ने मुझे पूछा था कि ये 365 पढ़ लें, वो 465 पढ़ लें, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस एनालिसिस को पूरा देखते हैं और नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो है ना, तो नोट्स बनाने का काम ज़रूर आपके ऊपर रहेगा, आपको बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐप में और टेलीग्राम चैनल में डालना शुरू कर दूँ नोट्स। वो काम अभी थोड़ा सा डिले हो जाता है मेरी तरफ से, इसलिए मैं नहीं डाल पाता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट, है ना। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते रहें प्रॉपरली, जो जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे एडिटोरियल एनालिसिस हो, एडिटोरियल के भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल के बता ही देता हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो पहला सवाल है, शेट्टी कमीशन सम टाइम इन न्यूज इज रिलेटेड टू। शेट्टी कमीशन न्यूज में थी अभी रिसेंटली, आपको बताना है किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए, पे स्ट्रक्चर अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। बी है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज। सी है इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन टैक्सेस एंड इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एंड डी है रिफॉर्मिंग पीएसयू बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेटेड है शेट्टी कमीशन से। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, ये है, याद रखिएगा, पे स्ट्रक्चर अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो 1996 में बनी थी ये शेट्टी कमीशन, और अभी दोबारा से न्यूज़ में आई कि भैया उनके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे, उनको देखो क्या नहीं था, है ना। तो ये सारा कुछ न्यूज़ में था, जुडिशियल ऑफिसर्स के पे स्ट्रक्चर अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। दूसरी जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग योर हीट वेव्स। दूसरा सवाल हीट वेव्स के रिगार्डिंग है। अब आप देखेंगे, आपको स्क्रीन में 3 स्टेटमेंट दिखेंगे। पहला कह रहा है, हीट वेव इज अ नेचुरल डिजास्टर अंडर द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। दूसरा कह रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर्स हीट वेव्स इन इंडिया बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तीसरा कह रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर इज एसोसिएटेड टू हीट वेव्स एंड ह्यूमन बॉडी। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा नहीं। नहीं, इसमें आपको बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। कितने स्टेटमेंट्स सही हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप स्टेटमेंट्स फिर से पढ़िए और मुझे बताइए। अब इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है सेकंड वन। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर नहीं करती हीट वेव, आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी डिक्लेयर करता है हीट वेव। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिख दिया हमने, यहाँ पे एनडीए में डिक्लेयर करता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिक्लेयर कौन करता है? आईएमडी डिक्लेयर करता है हीट वेव्स को। यस, इट इज बेस्ड अपॉन टेम्परेचर ओनली। यस, इट इज नेचुरल डिजास्टर अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और वेट बल्ब टेम्परेचर भी एसोसिएटेड है हीट वेव्स एंड ह्यूमन बॉडी। अच्छा, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाए तो अच्छा रहेगा। जस्ट सर्च इट आउट, है ना। आपको नहीं पता होगा अगर, तो एक बार सर्च कर लेना। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन में 2 चीजें पता चल जाएंगी, है ना। कम से कम आप 2 चीजों के लिए तैयार रहोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अलग से। तीसरा सवाल है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, आपको बताना है कि कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है ये, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। ऑप्शंस आर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज महाराष्ट्र। तो नवेगांव आपके नाम से वैसे क्लियर था, वैसे नवेगांव, मालेगांव, ये सब वहीं पे है, महाराष्ट्र वाले एरिया में ही आते हैं, तो ये वहां से आप बता सकते थे। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस बार आपको पता है यूएस गए थे, फिर वहां से फिर इजिप्ट गए थे, और अब वापस दिल्ली आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इजिप्ट में वो 2 जगहों पे गए, 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस में गए, उनके बारे में आपको बता दूं। पहला इंपॉर्टेंट प्लेस था हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री, याद रखिएगा, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री, ये कायरो में लोकेटेड है। यहाँ पे वो गए, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री, तो ये लिख लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा वो गए अल हाकिम मॉस्क। अल हाकिम मॉस्क ये भी कायरो में लोकेटेड है, ठीक है ना। अब जो ये पहले मैं आपको हेलियोपोलिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वॉर ग्रेव सिमेट्री है चुकी, तो इसके पहले एक प्रेडिसेसर मेमोरियल था, वॉर ग्रेव मेमोरियल था, इसका नाम था पोर्ट तेवफिक, TEWFIK,
पोर्ट टेफिक मेमोरियल था, 1926 में बना था। लेकिन बाद में इजराइल और इजिप्ट का जब वॉर हुआ 1967 में, उसमें पोर्ट टेफिक मेमोरियल डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद 1980 में 1980 में दोबारा से एक नया मेमोरियल बनाया गया जिसका नाम था हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री के नाम से। इस वॉर मेमोरियल की खास बात क्या है कि यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स का नाम भी इंक्लूड किया गया है who died in the first world war campaign in Egypt and Palestine। तो ऐसे इंडियन सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इजिप्ट और पैलेस्टीन में मारे गए थे, उनका ही नाम यहाँ पे रखा है, लगाया गया है, ठीक है ना, डाला गया है। द न्यू मेमोरियल इंक्लूड्स द नेम ऑफ द इंडियन सोल्जर्स अनलाइक द प्रेडिसेसर। मतलब कि पोर्ट तेफिक मेमोरियल में जो हमारे शहीद जवान थे उनका नाम नहीं रखा गया था। लेकिन जो नया मेमोरियल है उसमें जो ये हेलियोपोलिस मेमोरियल है, इसमें हमारे जो शहीद जवान थे उनका नाम भी इंक्लूड किया गया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है रिसालदार बदलू सिंह का। रिसालदार बदलू सिंह का नाम आता है। ही वाज अ ब्रेव सोल्जर एंड विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट। इनको विक्टोरिया क्रॉस रेसिपिएंट भी मिला है एंड हिज नेम इज कमेमोरेटेड इन द मेमोरियल, ठीक है ना। तो रिसालदार बदलू सिंह। अब अपन एक काम करते हैं, एक मैप आपको दिखा देता हूँ जिसमें इजिप्ट की आपको प्रॉपर चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा, इजिप्ट जो बॉर्डर शेयर करती है वो 3 कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है। अगर आप देखें इधर साइड तो वेस्टर्न साइड में आपको लिबिया दिख रहा होगा, सदर्न साइड में आपको सूडान दिख रहा होगा, और ये नॉर्दर्न साइड में आपको इजराइल दिख रहा होगा। तो ये 3 कंट्रीज है जिनके साथ इजिप्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है, लिबिया, सूडान और इजराइल। अब वहाँ पे इजराइल वाले पार्ट पे देखो इजिप्ट का बहुत छोटा सा पार्ट आता है जिसको सिनाई बोलते हैं, सिनाई है ना। वहाँ पे पोर्ट सेड भी ऊपर आपको दिख रहा होगा, पोर्ट सेड है, और ये सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है, ठीक है ना। दिस इज द सिनाई वाला पोर्शन, ठीक है। और रिवर्स में जो बीच में एक इंपॉर्टेंट रिवर बह रही है आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे नाइल रिवर है। नाइल रिवर ऊपर आपको नाइल डेल्टा बनाती है मेडिटेरेनियन पे। देखो मेडिटेरेनियन पे नाइल डेल्टा बनाया हुआ है नाइल रिवर ने। तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखना कि नाइल रिवर जो है वो नाइल डेल्टा बनाती है मेडिटेरेनियन पे। यूपीएससी कल को स्टेटमेंट देगा ना तो फिर ये ऐसे ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट सिटीज देख लो इसकी, कायरो है, गीजा है, ठीक है ना। और यहाँ पे असवान डैम एक आपका दिख रहा होगा, असवान डैम बहुत बड़ा डैम है, असवान डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिबिया से भी निकल रहा है और आपका इजिप्ट से भी निकल रहा है ना। देखो लिबिया से भी निकला और इजिप्ट से भी निकला, सूडान से नहीं निकला ऊपर वहां पे, लेकिन लिबिया और इजिप्ट से दोनों से निकला है, तो दिख रहा है ना। और इधर आपका रेड सी वाला रीजन है, सिनाई पेनिनसुला में आपका गल्फ ऑफ स्वेज आ जाता है और सऊदी साइड से गल्फ ऑफ अकाबा आ जाता है। तो 2 गल्फ हैं, गल्फ ऑफ स्वेज और इधर से गल्फ ऑफ अकाबा। दोनों मिलती कहाँ पर है? दोनों रेड सी पे मिलती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गया होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये यही मैप था आई थिंक, हाँ यही एक इंपॉर्टेंट मैप था जो कि आपको दिखाना था। असवान डैम मैंने आपको दिखा दिया। लेक नासर दिख रही होगी आपको, असवान के नीचे आपको लेक नासर दिख रही है ना, वहां पे भी दिखा था मैंने। और यहाँ पे फर्स्ट कैटरैक्ट और सेकंड कैटरैक्ट भी यहीं पर है। देखो ऊपर फर्स्ट कैटरैक्ट और नीचे सेकंड कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट एक्चुअली आपको वहाँ जहाँ रैपिड वाटरफॉल होता है ना, रैपिड्स एंड वाटरफॉल, वैसे ही बनता है। कैटरैक्ट भी वैसे ही होता है ना, रैपिड एंड वाटरफॉल जैसा। ये कैटरैक्ट आँख की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सोचो कि वो नदी को मोतिया बिंदु हो गया क्या, नहीं, ये आँख की प्रॉब्लम वाला नहीं है। ये वो आपका रेड जो वाटरफॉल, कैटरैक्ट, रैपिड्स वैसा वाला है, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। एक और टर्म यूज किया था प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए में, अमेरिका में इस बार एक टर्म यूज किया, समोसा कॉकस। समोसा कॉकस, अब ये क्या है? तो समोसा कॉकस ये नहीं कि अमेरिका में हम बोल रहे हैं कि समोसा खाओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। समोसा कॉकस एक्चुअली एक टर्म है जिसको इलिनॉइस के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, राजा कृष्णमूर्ति, इलिनॉइस आपका यूएसए में ही है, वहाँ पे उन्होंने ये टर्म 2018 में कॉइन किया था, समोसा कॉकस, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द इंडियन अमेरिकन्स, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द इंडियन अमेरिकन्स हु आर देयर इन द कांग्रेस, है ना, यूएस कांग्रेस में जो लोग हमारे इंडियन अमेरिकन लोग हैं उनको शोकेस करने के लिए ये टर्म यूज किया गया था, समोसा कॉकस। इट्स अ कैजुअल डिस्क्रिप्टर फॉर द ग्रुप ऑफ यूएस पॉलिटिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो यूएस पॉलिटिशियंस इंडियन ओरिजिन के हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए समोसा कॉकस टर्म जो है वो यूज किया गया था। और अभी समोसा कॉकस जो है वो यूज किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्हाइल ही वाज टॉकिंग इन द कांग्रेस, एंड आई थिंक उन्होंने कमला हैरिस जी को भी रिप्रेजेंट वहाँ पे मतलब वहाँ पे पॉइंट आउट किया था। बहुत अच्छा वो मूवमेंट था, अगर आप लोग देखना चाहें तो देखें, इट वॉज अ स्टैंडिंग ओवेशन मूवमेंट, है ना।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो फ्रंट पेज में ही पहली न्यूज है, वैगनर ग्रुप बैक टू बेस अंडर द डील विद पुतिन। तो याद रखेगा वैगनर ग्रुप अब बेस में आ चुका है। बस सिंपल सा याद रखेगा कि वैगनर ग्रुप क्या है, कल मैंने आपको बताया था ये एक प्राइवेट मिलिट्री है, दे आर मर्सिनरीज। मर्सिनरीज मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था क्या होते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मनी के लिए काम करते हैं, प्राइवेट मिलिट्री है वहाँ पे। इसने अभी यूक्रेन के वॉर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, 50,000 से ज़्यादा इनकी मिलिशिया है। 2014 के बाद इनको फॉर्मलाइज किया गया था और 2022 में मैंने आपको ये भी बताया गया था इनको रजिस्ट्रेशन किया गया है वहाँ पे, है ना। जबकि मैंने आपको बताया था कि रशिया में मर्सिनरी फोर्सेज आर नॉट अलाउड, बट स्टिल 2022 में इनको रजिस्ट्रेशन दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वैगनर डील जो कराई है वो कराई किसने है, तो आपको बता दूं कि इट वाज ब्रोकर्ड बाय बेलारूस, है ना। तो बेलारूस ने इसको ब्रोकर किया है डील को। तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, मोदी सीसी इंक डील ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, इजिप्ट गए थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे देखो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा मैंने आपको दिखा दिया, गीजा एक इंपॉर्टेंट सिटी भी है इजिप्ट की, वहीं पे है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, है ना। तो यहाँ पे वो विजिट कर रहे हैं देखो। और इसके अलावा याद रखिएगा पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा मतलब MOUs और ये सब साइन किया गया है इजिप्ट के साथ भी। पहला हमने कोलैबोरेट करने की बात की है विद इजिप्ट और इन ऑर्डर टू अटेन क्लीन एनर्जी। पहला तो हमने उनके लिए उनके साथ कहा है कि हम ये क्लीन एनर्जी में आपके साथ देंगे। पहला है क्लीन एनर्जी, याद रखिएगा। देन बहुत सारे एग्रीमेंट किए ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी किए गए हैं। इसके अलावा आप एक याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए किया गया एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। देन फोर्थ आपका किया गया है ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी इज आल्सो बीन साइंड बाय द इजिप्ट, है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और आपका एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। तो ऑल दिस हैव बीन डन विद इजिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट तो ऐसा है इन द टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, मेन्स आंसर राइटिंग में अगर आपको कभी लिखना हो इंडिया इजिप्ट या इंडिया अफ्रीका के साथ कोई रिलेशन लिखना हो तो वहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। झारखंड ट्राइबल बॉडीज टू अर्ज लॉ पैनल टू ड्रॉप द UCC प्लान। अब यहाँ पे झारखंड की जो ट्राइबल बॉडीज हैं दे हैव अर्ज्ड द लॉ कमीशन टू विदड्रॉ UCC एज इट में पुट देयर आइडेंटिटी इन डेंजर। देखो यहाँ जो इशू है ट्राइबल्स को क्या लग रहा है कि अब देखो क्या होता है, UCC क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि जो सिविल लॉज हैं उनको मेजर करने के लिए चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, उसको हम एक कॉमन लॉ से मॉनिटर करेंगे। विल मॉनिटर एवरीथिंग विद द कॉमन लॉ, है ना। UCC यही है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि DPSP के अंदर आता है ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, मतलब इसके लिए कोर्ट आप नहीं जा सकते, जज के पास नहीं जा सकते, क्यों है क्या नहीं है। बट अगर स्टेट चाहे तो लॉ बना सकता है, ठीक है ना, ऑन दैट। अब ये UCC के अगेंस्ट ट्राइबल बॉडीज को ये लग रहा है कि अगर UCC आ गया तो उनकी जो आइडेंटिटी है, क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल बॉडीज हैं जो अपने ही लॉ से मॉनिटर होती हैं, वहाँ पे जो उनका जो सिविल पूरा लॉ है वो उनका पर्सनल लॉ चलता है, चाहे नागा कम्युनिटी हो चाहे कोई कम्युनिटी हो, है ना, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के अंतर्गत। तो अब उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि UCC आए और उनकी आइडेंटिटी को डेंजर पहुंचे और या उनको इंक्लूड कर दिया जाए। तो दैट इज द थिंग। बट यहाँ पे कई लोगों ने ये भी सफाई दी है कि नहीं, चूंकि कॉमन एप्लीकेबल लॉ, कॉमन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा ट्राइबल्स के ऊपर, बिकॉज दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में इसलिए डाला भी नहीं गया है। तो ये भी कई लोग कह रहे हैं कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये डाइल्यूट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को और उनकी आइडेंटिटी जो है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूशन पे लाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल मेरे साथ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। एडिटोरियल में देखो, आज एडिटोरियल में आपको दिखा देता हूँ पहले, कई लोग आपको ज़रूर यहाँ पे ये होगा मणिपुर, दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर फिंगर पॉइंटिंग। मणिपुर के ऊपर एडिटोरियल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग को कई बार मैंने न्यूज़ बता दी है, कुकी ट्राइब है, मीती ट्राइब है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या चल रहा है, ST स्टेटस को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, वायलेंस हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, उसको सही करने की जरूरत है, ठीक है ना। पीस की जरूरत है, पीस इस्टेब्लिश करो, डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ ठीक
करो, केवल यही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट कि भैया डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का टाइम है, वॉर का टाइम नहीं है, इसमें एग्रेशन का टाइम नहीं है, जिसमें डायलॉग डिप्लोमेसी सही करो और चीज़ें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, बातचीत करो, यही है, पीस इस्टेब्लिश करो, है ना। तो ये सोल्यूशन है। यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है वो अपोजिशन पार्टीज और बीजेपी पॉलिटिकल आर्टिकल है, हम डिस्कस वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक तीसरा आर्टिकल है आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेटमैनशिप। अब ये आर्टिकल वैसे नाम से देखोगे तो ये लगेगा कि डायस्पोरा से रिलेटेड है। ये आर्टिकल स्पेशली केवल और केवल तमिल डायस्पोरा के ऊपर लिखा गया है। मैं कुछ पॉइंट्स हालांकि इसके ज़रूर बताऊंगा कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं तमिल, जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस आर्टिकल में। तो वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना कि तमिल जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ डायस्पोरा। बहुत बड़ा नंबर है तमिल डायस्पोरा का। अगर आप देखेंगे मलेशिया में, सिंगापुर में, श्रीलंका में दे हैव अ वेरी गुड नंबर। इसके अलावा म्यांमार, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, सिशल्स, रियूनियन आइलैंड्स, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, सुरिनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे भी बहुत बड़ा नंबर आपको तमिल डायस्पोरा का दिखेगा। अब ऑथर ने कहा कि तमिल डायस्पोरा को बहुत कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहला उनको सबसे ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं श्रीलंका में, है ना। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनकी स्टेटस बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे उनका डिस्प्यूट चलता है विद द सिन्हाला मेजॉरिटी, जो वहाँ पे सिन्हालीज हैं उनके साथ मेजॉरिटी है, वहाँ पे इशू फेस करना पड़ रहा है। और कई जो तमिल वहाँ पे रह रहे थे और वो जब अब इंडिया वापस आ रहे हैं तो उनको एक मतलब रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स के रूप में देखा जा रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में देखा जा रहा है। तो ऑथर का ये इशू डिस्प्यूट है कि वो जो लोग वहाँ श्रीलंका से परसिक्यूशन फेस करके आ रहे हैं उन लोगों को आप फिर इलीगल इमिग्रेंट के रूप में क्यों देख रहे हो। आपके पास ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके पास है, उसमें आपने जो नॉन मुस्लिम जो वो हैं कैटेगरीज हैं उनको ऑलरेडी आपने दिया हुआ है कि परसिक्यूशन अगर आप फेस कर रहे हैं इस्लामिक नेशंस में, जैसे बांग्लादेश आपने ले लिया, आपने पाकिस्तान ले लिया, है ना। तो इस तरीके के कंट्रीज में अगर आप परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, है ना। तो अब ऑथर का ये कहना है कि आपने श्रीलंका को क्यों इंक्लूड नहीं किया, म्यांमार को क्यों इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारे ग्रुप हमारे ऐसे हैं जो अभी भी इन कंट्रीज में परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो ऑथर का कहना है वो तमिलियंस का कहना है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की वो बात भी याद दिलाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि व्हेन इंडिया बिकम्स फ्री हर हैंड्स विल बी लॉन्ग एंड पावरफुल टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ हर चिल्ड्रन अब्रॉड एंड इंडियंस अब्रॉड मस्ट रिमेन यूनाइटेड एंड गार्ड देयर राइट्स एंड अपहोल्ड देयर हेड्स प्राउडली एज इंडियंस चिल्ड्रन ऑफ अ कंट्री विद अ ग्रेट पास्ट एंड अ ग्रेट फ्यूचर। तो ये बात उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों फिर आप अपने बच्चों को नहीं बचा रहे हो। इसके अलावा बर्मीज गवर्नमेंट ऑल्सो नेवर ग्रांटेड सिटीजनशिप टू थाउजेंड ऑफ इंडियन तमिल्स एंड एक्सपेल्ड देम। तो उन्होंने कहा कि ये बर्मीज गवर्नमेंट है, उसने भी यही किया कि उसने तमिलियंस को सिटीजनशिप दिया नहीं और एक्सपेल कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है दे आर नाउ स्टेटलेस, क्योंकि वो यहाँ से चले ही गए थे और बर्मा ने भी उनको नहीं दिया, तो वो स्टेटलेस रूप में घूम रहे, दे आर नाउ स्टेटलेस। और ऐसे स्टेटलेस लोगों को आप क्यों नहीं इंक्लूड कर लेते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, और क्यों नहीं आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हो। द नीड ऑफ द आवर फॉर द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू कम टुगेदर एंड अराइव एट एन एमिकेबल सोल्यूशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये समय जो है वो स्टेटमैनशिप का है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का नहीं है। I hope you got clarity. India US deal for 31 MQ-9B drones. अब ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए MQ-9B drones याद रखिएगा। MQ-9B drones. This is now a deal between India and US. US President Joe Biden और Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, they have welcomed India's plans to procure General Atomics. ये कहाँ से आ रहा है? General Atomics से आएगा। MQ-9B क्या है? ड्रोन है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV, ठीक है ना। तो हेल UAV याद रखेगा। MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको बोलते हैं।
और इसके दो वेरिएंट्स हैं। देर आर टू वेरिएंट्स ऑफ दिस। पहला है सी गार्डियन याद रखेगा। पहला क्या है? सी गार्डियन, जिसको जो सी को प्रोटेक्शन देगा, और दूसरा स्काई गार्डियन। स्काई गार्डियन में भी 16 ले रहे हैं हम लोग, तो 16 में से 8 इंडियन आर्मी के पास रहेंगे और 8 एयरफोर्स के पास रहेंगे। तो सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दो वेरिएंट्स हैं ये आपका MQ-9B के, ठीक है ना। MQ-9B के दो वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। और जनरल एटॉमिक्स के अकॉर्डिंग MQ-9B कैन प्रोवाइड रफली 80% ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ अ लार्ज ह्यूमन फ्लोन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एट अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट पर आवर। तो अगर आप देखें तो ये जो MQ-9B है ये 80% तक की कैपेबिलिटी दे देगा एक प्रॉपरली मैन्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बराबर, उसके 20% कॉस्ट पे। तो काफ़ी चीप पड़ेगा आपको, है ना, मैन्ड वाले उससे। और इसके अलावा दो वेरिएंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। तो लेट्स सी नाउ, आगे मूव करते हैं। द टाइटन ट्रेजेडी, फिर से आप आज टाइटन के बारे में आया, सबमर्सिबल के बारे में आया। वही बताया कि सबमर्सिबल क्या होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि सबमर्सिबल सबमरीन में अंतर है। सबमरीन ऑटोनॉमस होता है, मतलब खुद से मूव कर सकता है, खुद से वो पूरा रह सकता है अंडर वाटर, लंबे समय तक के लिए रह सकता है, ज़्यादा बड़ा होता है सबमरीन। सबमर्सिबल वहीं पे छोटा होता है साइज़ में। इसके अलावा उसको एक मदरशिप चाहिए फॉर लॉन्चिंग एंड फॉर रिकवरिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक्सप्लोरेशन के लिए गया था, रिसर्च के लिए भी जाता है, टूरिज्म पर्पस से भी जाता है सबमर्सिबल। और इस बार अभी टाइटन के रैकेज के पास ये लोग गए थे, बट वहाँ पे फिर इनका भी रैकेज बन गया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर हैं तो। रिटेल जाइंट हेल्प लिंक 8 लाख प्रोड्यूसर्स टू मार्केट्स, फार्म ग्रुप स्केप्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है एक्चुअली कुछ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एक रिटेल जाइंट वॉलमार्ट मिलकर के कई स्टेट्स में काम कर रहे हैं। जैसे एक है टेक्नोसर्व एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगभग 30 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। वो अभी कॉफ़ी फार्मर्स हैं जो अराकू वैली के, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, वहाँ के जो कॉफ़ी फार्मर्स हैं उनके साथ मिल करके टेक्नोसर्व ने बेसिकली उनके साथ मिल करके उनके जो प्रोडक्ट है वहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनवाए, फार्मर्स को हेल्प की कि भैया आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उसके माध्यम से आपने मिडिल मैन को हटा दो और डायरेक्टली अपना सेल करना शुरू कर दो और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करो। इसके अलावा डिजिटल ग्रीन एक अनदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैश्यू के लिए काम करता है, आंध्र प्रदेश में ही काम कर रहा है और वो भी सेम वही कर रहा है। वहाँ पे एक मतलब उन्होंने भी काफ़ी प्राइस इंक्रीज करवाया उनके लिए, काफ़ी उनको रेम्यूनरेशन बढ़ाया है। इसके अलावा एक प्रदान यानी कि प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि FPO बनाने में मदद करते हैं फार्मर्स की और मिडिल मैन को इस तरीके से कट करते हैं। अब मिडिल मैन कट हो जाएगा तो डायरेक्टली वो कनेक्ट कर देंगे FPO को, किससे, जो उनका मतलब रिटेल जाइंट्स है। रिटेल जाइंट कौन है इसमें? वॉलमार्ट फंडिंग देता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को। वॉलमार्ट फाउंडेशन है, हालांकि एक फिलैंथ्रोपी आर्म है वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट फाउंडेशन, वो इस तरह से काम कर रहा है। अब वो क्यों काम कर रहा है? देखो ये NGO के नाम पे या इस तरीके से फिलैंथ्रोपी के नाम पे, क्योंकि उनको मार्केट में भी प्रेजेंस बढ़ानी है। धीरे धीरे जब वो फ्री काम करेंगे ना तब जाकर के उनको प्रीमियम काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक रीज़न है, इसीलिए जो फार्मर ग्रुप्स हैं वो स्केप्टिकल हैं इसको लेकर के। विज्ञान एंड प्रज्ञान टू रिटर्न फॉर अनदर ट्रिस्ट विद द मून। अब आप सबको बता दूं कि जुलाई मिड में चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था और वो सफल इतना नहीं था क्योंकि हमारा जो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग था वो सक्सेसफुल नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग के समय ही बहुत सारे हमारे जो ऑन बोर्ड चीज़ें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना। इसके अलावा अब जो है चंद्रयान 3, इसमें भी हमने एक लैंडर और एक रोवर, लैंडर अगेन विक्रम रहेगा, नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई जी, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, एंड रोवर का नाम रहेगा प्रज्ञान, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा रोवर का नाम अभी प्रज्ञान रहेगा। ये लॉन्च होगा मिड जुलाई में LVM-3, यानी कि जो पहले GSLV Mark 3 था उसको LVM-3 बोलते हैं, तो LVM-3 के माध्यम से ये लॉन्च होगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है ना। लास्ट यहाँ पे है, अभी यूपी में डेडली हीट वेव आई थी, तो उसका रीज़न जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अब ये क्लाइमेट चेंज है, द रीज़न इज़ द क्लाइमेट चेंज।
एंड एक नया मॉडल है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स, याद रखिएगा, राइट डाउन दिस मॉडल. सेवरल रिपोर्ट सेइंग दैट अकॉर्डिंग टू अ मॉडल कॉल्ड क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स. क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स किसने बनाया है? डेवलप्ड बाय अ यूएस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड क्लाइमेट सेंट्रल. यूएस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है क्लाइमेट सेंट्रल. उसने ये मॉडल बनाया है क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स का, और उसने जो यूपी में हमारी हीट वेव आई है उसके बारे में एनालिसिस किया और कहा कि ये जो हीट वेव आई है यूपी में, इट वाज मेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना. तो क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भैया उस कारण से जो हीट वेव्स हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनती जा रही हैं. ठीक है ना. और ये जो मॉडल है इसमें दो चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं. एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस है वेदर इवेंट्स में, उनमें दो एक्सरसाइज की जाती है. एक तो डिटेक्शन और दूसरा एट्रीब्यूशन, है ना. डिटेक्शन तो मतलब डिटेक्ट किया जाना, ठीक है ना, डिटेक्ट किया जाता है पहले. और एट्रीब्यूशन जो है, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स में हीट वेव्स वाज मेड ट्वाइस एज लाइकली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. एट्रीब्यूशन में क्या होता है? इट कंपेयर्स द रियल कंडीशंस टू व्हाट वर द एक्चुअल कंडीशन, मतलब व्हाट वर द हाइपोथेटिकल कंडीशन. जो एक्चुअल कंडीशन क्या हुई और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जिसमें क्लाइमेट चेंज नहीं होता है उसमें क्या होता, तो वो एट्रीब्यूशन कहलाता है. तो वही उसमें बताया गया कि भैया ये ट्वाइस एज स्ट्रांग थी, है ना. तो अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो जो नॉर्मल आती हीट वेव उसकी डबल स्ट्रांग थी. ये एट्रीब्यूशन वाला पार्ट है. और डिटेक्शन वाला पार्ट पहला हो गया. रेडियो टेलीस्कोप्स प्रोबिंग स्पेस. तो आप सबको पता है कि रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि हेल्प करता है साइंटिस्ट को टू सी द यूनिवर्स यूजिंग द रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स आती हैं 1 मिलीमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की वेव्स होती हैं ना. एंड ये जो टेलीस्कोप होते हैं रेडियो टेलीस्कोप, दे कलेक्ट फेंट रेडियो वेव्स कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस, है ना. तो ये जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं दे कलेक्ट द फेंट रेडियो वेव्स coming from the deep space and with the help of other equipments focus and amplify them for scientific study. तो याद रखिएगा, these telescopes they collect the faint radio waves coming from the deep space एंड ये हेल्प करते हैं. देन उसको पहले एम्पलीफाई करते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं. रेडियो टेलीस्कोप्स बेसिकली कैन डिटेक्ट रेडियो वेव्स कमिंग फ्रॉम वेरी सेलेशियल बॉडीज सच एज स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल. तो स्टार, गैलेक्सी या ब्लैक होल से आने वाली रेडियो वेव्स को भी ये पकड़ लेते हैं रेडियो टेलीस्कोप और उसके बेसिस में स्टडी करते हैं. पूरा डिपेंडेंट रहता है साइज ऑफ एंटीना में. जितना बड़ा साइज रहता है जितना वो उतना ज़्यादा उसको मतलब ट्रैक कर सकता है. ऑब्वियस सी बात है, साइज़ का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे. और सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप वर्ल्ड का है वो फास्ट इंस्ट्रूमेंट है चाइना में, एंड इसमें 500 मीटर वाइड डिश लगी हुई है. तो ये दैट इज इट. तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.